नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टारगेट विद एग्जाम और मैं हूं आपका एजुकेटर। और यहाँ हम कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए टॉपिक्स को समझते हैं, बिल्कुल सिंपल, एग्जाम ओरिएंटेड और हाँ, इजी ट्रिक्स के साथ। बिल्कुल। और आज का हमारा टॉपिक है उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट। जी, इस वीडियो में हम इस टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से लेकर एग्जाम लेवल तक कवर करेंगे। ये टॉपिक यूपीएसआई, लेखपाल, यूपी पुलिस, रेलवे जैसे एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। और अगर इस टॉपिक को एक बार सही से समझ लिया जाए तो परीक्षा में गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसीलिए वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिए। तो शुरू करते हैं पहले सवाल से। ये टॉपिक आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, ये टॉपिक परीक्षा के तीनों चरणों के लिए जरूरी है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। अच्छा, कैसे? प्रीलिम्स में तो सीधे अनुच्छेद मतलब आर्टिकल्स और चुनाव प्रक्रिया पर प्रश्न आ जाते हैं। और मेंस में? मेंस में राज्यसभा के सभापति के रूप में उनकी भूमिका पर सवाल बन सकते हैं। और इंटरव्यू में मैंने देखा है अक्सर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद की तुलना करने के लिए कह दिया जाता है। एकदम। तो यहाँ से ये पता चलता है कि किस सेक्शन पे कितना ध्यान देना है। मतलब 2 से 4 नंबर इस अकेले टॉपिक से पक्के हो सकते हैं। चलिए, तो फिर संविधान से ही शुरू करते। अनुच्छेद 63। हाँ, आर्टिकल 63। ये बहुत सीधा है। ये बस इतना कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। मतलब ये एक संवैधानिक पद है और ये देश का दूसरा सबसे बड़ा कार्यालय है, सेकंड हाईएस्ट ऑफिस। जी, वरीयता क्रम में यानी रैंक में ये राष्ट्रपति के ठीक बाद दूसरे नंबर पर आते हैं। और इस पद की प्रेरणा अमेरिकी उपराष्ट्रपति के मॉडल से ली गई है। बिल्कुल। तो बस इतना याद रखना है। आर्टिकल 63 का मतलब है उपराष्ट्रपति का पद। ठीक है। अब उपराष्ट्रपति से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण आर्टिकल्स का एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं। हाँ, ये लिस्ट बहुत काम की है। जैसे आर्ट 63 तो हो गया पद, आर्ट 65 जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं, और आर्ट 66 में चुनाव प्रक्रिया और योग्यताएं दी गई हैं। आर्ट 77 में कार्यकाल, आर्ट 69 में शपथ और आर्ट 71 में चुनावी विवाद। इन सभी आर्टिकल्स को हम आगे विस्तार से समझेंगे, लेकिन ये लिस्ट डायरेक्ट मैचिंग वाले सवालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज। आर्टिकल 66 मतलब उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट देता है। तो इसमें संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य वोट देते हैं। यहाँ सभी सदस्य पर ध्यान देना जरूरी है, मतलब निर्वाचित भी और मनोनीत भी, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड। बिल्कुल। लेकिन राज्य विधानसभाओं, स्टेट असेंबलीज के सदस्य इस चुनाव में भाग नहीं लेते। और यहीं पर स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, परीक्षा में सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में कौन शामिल नहीं होता, और जवाब है राज्य विधानसभा। तो चलिए इसी पॉइंट पे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव की तुलना कर लेते हैं। हाँ, ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट देता है? संसद के निर्वाचित सदस्य और साथ में राज्य विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य। सही है। और उपराष्ट्रपति चुनाव में केवल संसद के सभी सदस्य यानी निर्वाचित और मनोनीत दोनों। तो एक लाइन में अंतर बस इतना है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में राज्यों की कोई भूमिका नहीं होती, उनका चुनाव पूरी तरह से एक संसदीय प्रक्रिया है। बिल्कुल। अब जो चुनाव की पद्धति क्या है, मेथड ऑफ इलेक्शन, प्रणाली तो वही है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व जिसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। और तरीका है एकल संक्रमणीय मत यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मतदान गुप्त होता है, सीक्रेट बैलेट। और ये चुनाव भारत का चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन करवाता है। ये चारों पॉइंट्स वन लाइनर क्वेश्चंस के लिए बहुत जरूरी हैं। वैसे इस चुनाव प्रक्रिया में 1961 में एक बदलाव भी हुआ था। हाँ, 11वीं संविधान संशोधन से पहले क्या होता था कि संसद की संयुक्त बैठक मतलब जॉइंट सिटिंग में चुनाव होता था, जो कि एक काफी जटिल प्रक्रिया थी। बिल्कुल। तो 11वें संशोधन ने इस जरूरत को खत्म कर दिया। अब दोनों सदनों के सदस्य अपने अपने सदन में ही मतदान करते हैं। प्रक्रिया को सरल बना दिया गया। अच्छा, अब बात करते हैं योग्यताओं की, क्वालिफिकेशंस, जो आर्टिकल 66 में ही है। इसमें ज्यादातर शर्तें तो सीधी हैं, जैसे भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और किसी लाभ के पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर ना हो। लेकिन एक शर्त है जो सबसे महत्वपूर्ण है और जो राष्ट्रपति की योग्यता से अलग है, और वो है कि उम्मीदवार को राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। ये बहुत जरूरी पॉइंट है।
राष्ट्रपति के लिए क्या चाहिए? राष्ट्रपति के लिए लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता चाहिए। और उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा की। ऐसा क्यों? ये उनके काम से जुड़ा है। राष्ट्रपति सरकार के प्रमुख से जुड़े हैं और सरकार लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। और उपराष्ट्रपति को राज्यसभा की अध्यक्षता करनी होती है, इसलिए उनके लिए राज्यसभा की योग्यता जरूरी है। ये संविधान का लॉजिक है। एकदम। अब आते हैं शपथ पर। ओथ, आर्टिकल 69। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। यहाँ भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शपथ के शब्दों में एक बहुत बारीक लेकिन गहरा अंतर है। हाँ, राष्ट्रपति संविधान के संरक्षण, परिरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेते हैं, प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जबकि उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेते हैं, ट्रू फेथ एंड एलिजेंस। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। नहीं, ये उनकी संवैधानिक भूमिका को दिखाता है। राष्ट्रपति संरक्षक है, उपराष्ट्रपति एक वफादार सेवक। चलिए अब कार्यकाल और पद की रिक्ति पर बात करते हैं। टर्म एंड वैकेंसी। कार्यकाल तो सीधा है 5 वर्ष, और वो अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं। लेकिन अगर कार्यकाल समाप्त होने वाला हो तो कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही अगला चुनाव कराना अनिवार्य है। और अगर बीच में पद खाली हो जाए, जैसे मृत्यु या इस्तीफे से? ऐसी आकस्मिक रिक्ति पर संविधान कहता है कि चुनाव यथाशीघ्र, मतलब as soon as possible, कराए जाने चाहिए। इसके लिए कोई तय समय सीमा नहीं है, जैसे राष्ट्रपति पद के लिए 6 महीने की है? नहीं, यहाँ कोई तय सीमा नहीं है, और जो नया उपराष्ट्रपति चुना जाएगा वो पूरे 5 साल के लिए पद संभालेगा, बचे हुए समय के लिए नहीं। ठीक है। अब सबसे जरूरी प्रक्रियाओं में से एक, पद से हटाने की प्रक्रिया, रिमूवल प्रोसेस। हाँ, और ये राष्ट्रपति के महाभियोग जितनी जटिल नहीं है, बल्कि उससे काफी अलग और सरल है। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात क्या है? कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव सिर्फ राज्यसभा में ही शुरू हो सकता है, लोकसभा में नहीं। इसका कारण भी वही है, क्योंकि वो राज्यसभा के सभापति हैं। बिल्कुल, तो उन्हें हटाने की पहल का अधिकार भी उसी सदन को दिया गया है। प्रक्रिया क्या है? इसके लिए 14 दिन का एक पूर्व नोटिस देना जरूरी है। और फिर राज्यसभा को इसे प्रभावी बहुमत यानी इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास करना होता है। ये प्रभावी बहुमत क्या होता है? इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब है सदन की तत्कालीन कुल सदस्य संख्या का बहुमत। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए राज्यसभा में 245 सीटें हैं, पर 5 सीटें खाली हैं, तो तत्कालीन संख्या हुई 240। प्रभावी बहुमत होगा 240 का आधा, यानी 121 या उससे ज्यादा। अच्छा, और जब राज्यसभा से ये पास हो जाए तब ये प्रस्ताव लोकसभा में जाता है, जहां लोकसभा की भूमिका सिर्फ सहमति देने की है। मतलब वहां इसे केवल साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजॉरिटी से पास करना होता है। तो असल शक्ति राज्यसभा के हाथ में है। और सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये कि इस प्रक्रिया के लिए महाभियोग या इम्पीचमेंट शब्द का इस्तेमाल नहीं होता। ये सिर्फ राष्ट्रपति के लिए है। बिल्कुल, ये एक आम गलती है। ये एक संकल्प प्रस्ताव है, महाभियोग नहीं। चलिए अब उस सवाल पे आते हैं कि उपराष्ट्रपति आखिर करते क्या है, उनकी शक्तियां क्या है। तो इनके 2 मुख्य काम हैं। पहला, राज्यसभा के पदेन सभापति के तौर पर, आर्टिकल 64। और मजे की बात यह है कि उनकी मुख्य पहचान और वेतन इसी काम से आता है। पदेन या एक्स ऑफिशियो का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो अपने आप राज्यसभा का सभापति भी बन जाएगा। ये पद उनके पद के साथ जुड़ा हुआ है। और क्योंकि वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, इसलिए वो किसी बिल पर सामान्य स्थिति में वोट नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन एक स्थिति है जब वो वोट करते हैं, जब किसी प्रस्ताव पर वोट बराबर यानी टाई हो जाएं। तब वो अपना निर्णायक मत यानी कास्टिंग वोट देते हैं। सही है। और उनकी दूसरी बड़ी भूमिका है कार्यवाहक राष्ट्रपति की। आर्टिकल 65। ये कब होता है? जब राष्ट्रपति का पद उनकी मृत्यु, इस्तीफा या पद से हटाए जाने पर खाली हो जाए। और इस दौरान वो अधिकतम 6 महीने तक ही कार्यवाहक राष्ट्रपति रह सकते हैं। हाँ, क्योंकि 6 महीने के अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव कराना अनिवार्य है, और इस दौरान उन्हें राष्ट्रपति की सभी शक्तियां और वेतन भी मिलता है। और एक बात और, जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति होते हैं तब वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करते हैं। बिल्कुल। अब आते एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य पर, उपराष्ट्रपति का वेतन। हाँ, तकनीकी रूप से देखें तो उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति होने के लिए कोई तनख्वाह नहीं मिलती। ये सच है।
उन्हें जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा के सभापति होने का मिलता है, जो कि अभी 4 लाख रुपए प्रति माह है। और जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करते हैं तब उन्हें राष्ट्रपति का वेतन मिलता है। तो ये एक ट्रिकी सवाल बन सकता है। वेतन उनके मूल पद का नहीं बल्कि सभापति होने का मिलता है। सही। अब मान लीजिए उनके चुनाव को लेकर कोई विवाद हो जाए तो आर्टिकल 71 के अनुसार इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ही अंतिम होता है। इसमें एक और दिलचस्प बात है। अगर सुप्रीम कोर्ट चुनाव को अवैध घोषित कर भी दे तो उस फैसले से पहले उपराष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं माने जाते। ये शासन की निरंतरता के लिए एक जरूरी प्रावधान है। तो इन सब बातों को समझने के बाद हम अपने शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं। क्या ये पद वाकई सुपरफ्लुअस या गैर जरूरी है? देखिए, आलोचना का एक पक्ष तो यही है कि उनका मुख्य काम बस राज्यसभा की अध्यक्षता करना है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। ये पद राजनीतिक निरंतरता और स्थिरता की गारंटी देता है। बिल्कुल। ये सुनिश्चित करता है कि देश में राष्ट्रपति पद का एक उत्तराधिकारी हमेशा तैयार रहता है। ये एक ऐसा सेफ्टी वॉल्व है जिसकी जरूरत शायद रोज महसूस ना हो, लेकिन जब संकट आता है तो इसका महत्व समझ में आता है। सही कहा। इस पद की शक्ति इसके रोजमर्रा के कामों में नहीं बल्कि इसकी संभावित भूमिका में है। ये एक शांत प्रहरी की तरह है। तो चलिए एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं वो पॉइंट्स जो है सबसे ज्यादा गलती होती है। हाँ, एक क्विक रिकैप। पहला, क्या राज्य विधानसभाएं उपराष्ट्रपति चुनाव में भाग लेती हैं? नहीं, केवल संसद। दूसरा, क्या हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में शुरू हो सकता है? नहीं, केवल राज्यसभा में। तीसरा, क्या उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग होता है? नहीं, एक संकल्प प्रस्ताव होता है। और चौथा, क्या वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं? नहीं, वो सिर्फ सभापति होते हैं। बहुत बढ़िया। अब कुछ प्रीलिम्स फैक्ट फाइल जो वनडे एग्जाम्स के लिए रामबाण हैं। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। वो 2 कार्यकाल के लिए भी रहे। उनके अलावा और कौन 2 कार्यकाल के लिए रहा? हामिद अंसारी। पद पर रहते हुए किसकी मृत्यु हुई? कृष्णकांत। और ऐसे उपराष्ट्रपति जिन्होंने राष्ट्रपति बनने के लिए त्याग पत्र दिया? वीवी गिरी। ये फैक्ट फाइल बहुत महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर ये पद अमेरिकी मॉडल से प्रेरित होकर भी पूरी तरह से भारतीय जरूरतों के हिसाब से ढाला गया है। ये उत्तराधिकार का पद कम और जिम्मेदारी का पद ज्यादा है। एकदम सही। ये शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए है। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल टारगेट विद एग्जाम को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी ऐसे ही ट्रिक बेस्ड और एग्जाम फोकस्ड टॉपिक्स आने वाले हैं। कमेंट में जरूर लिखिए कि आप नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।